तो ये कायिक जनन में हम देख रहे थे कि पत्र कलिकाओं द्वारा जो बुलबिलस की संरचना बनती है वो मातृ पौधे से अलग होकर के नया पौधा बना लेते हैं। जैसे जिमीकंद, जिमीकंद के द्वारा एक और उदाहरण आप देख सकती हो, सिंपल सा हम बता रहे हैं कि सूरन नाम सुनी होगी तुम लोग। इस सूरन में जब देखती होगी छोटा छोटा उसमें पुट्टी जैसा बना होता है, वही बुलबुलस होता है। अगर इसको आप अलग करके कहीं लगा दो तो उससे नया पौधा बन जाता है। इसको कहते हैं पत्र कलिकाओं द्वारा जनन की क्रिया। अगला होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में कटिंग, कलम, ग्राफ्टिंग माने आर्टिफिशियल रूप में, जैसे गुलाब का पौधा अगर कहीं कटता है तो आप उसकी डंठल को ले जा करके कलम करके अपने लॉन में लगा देती हो। इस तरह से कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा, क्योंकि इससे अच्छी नस्ल के पौधे मिलते हैं और इस तरह के जनन की क्रिया कराने में समय कम लगता है और तेज़ी से नए पौधे बनते हैं। जबकि बीज के द्वारा अगर इसको हम बनाएं तो ये लंबा समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना अलैंगिक जनन। अब आते हैं पौधों में लैंगिक जनन के आधार पर। लैंगिक जनन में होता यह है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा अगुणित या हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, अगुणित या हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और इन दोनों के निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसको कहते हैं युग्मनज या जाइगोट, द्विगुणित या डिप्लॉयड संरचना। तो ये लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा की आवश्यकता होती है, लिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन को 4 चरणों में बांटा गया है। युग्मक जनन, युग्मक जनन पहला है युग्मक जनन, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। दूसरा है परागण की क्रिया, स्वपरागण और परपरागण। तीसरा है निषेचन की क्रिया और चौथा है बीज और फल का निर्माण। ठीक है, तो जो यह जो क्रिया होती है लैंगिक जनन के दौरान, नर और युग्मक जनन, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन का जो क्रिया होती है यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की होती है। वास्तव में देखा जाए तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होती है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिकाओं में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, यानी कायिक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका निर्माण होता है। लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में यह निषेचन के पूर्व जनन अंगों की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया होती है। इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। 2 विभाजन जब होता है तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इन्हीं में निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर है सबको लैंगिक जनन? इस लैंगिक जनन की क्रिया को देखने से पहले, निषेचन की क्रिया को जानने से पहले थोड़ा हम परागण और इसकी संरचना को देखेंगे। एक पुष्प की संरचना 7th क्लास में भी तुम लोग पढ़ी होगी कि पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है, या 6 में था, आई डोंट नो। तो एक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख्यतः इसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वृंत या डंठल, जिसमें पुष्प का हिस्सा लगा होता है, और बाह्य दल। बाह्य दल जो हरा वाला भाग होता है, आप गुड़हल के एक फूल को लेकर के अपने हाथ में अगर ध्यान से देखोगी तो डंठल के साथ एक हरा वाला पोर्शन लगा होता है, छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल। और इस बाह्य दल के साथ जो रंगीन हिस्सा लगा होता है उसको कहते हैं दल। क्या कहते हैं उसको? दल। बाह्य दल को कहते हैं कैलिक्स और दल को कहते हैं कोरोला। इसके एक एक भाग को पेटल कहते हैं।
यानी दल, इंग्लिश में दल को कहते हैं पेटल। और ये है सेपल, बाह्य दल के जो भाग होते हैं उसको सेपल कहते हैं। उसके बाद होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर होता है जब ये बाहर की ओर निकला हुआ भाग अगर देखोगी गुड़हल के फूल में, तो ये देखोगी कि इस जो बाहर की ओर निकला हुआ भाग है, इस भाग के साथ में छोटा छोटा पीला पीला दाना जैसा लगा हुआ है, लाल डंठियों के साथ लगा हुआ है, ये होता है पुंकेसर। एक एक हिस्सा जो होता है इसका पुंकेसर होता है, बाकी पूरा यह पुमंग कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। और दूसरा भाग होता है गाइनोसियम, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, पुंकेसर, दल, बाह्य दल और डंठल, ये 5 इसके मुख्य भाग होते हैं। स्पष्ट है इतना सबको? यहाँ एक संरचना तुम लोग को दिखा रहे हैं, ये स्त्री केसर का भाग है। अगर इसके इस हिस्से को लेकर के जो पुंकेसर वाला हिस्सा है, इसके लाल वाले आवरण को अगर हटा दिया जाए, लाल वाला जो पुंकेसर वाला हिस्सा है इसको अगर हटा दिया जाए तो एक सफ़ेद धागेनुमा संरचना दिखाई देती है। वो जो धागेनुमा संरचना दिखाई देती है उसको यदि हम देखते हैं तो वह स्त्री केसर होता है। वह पुष्प का स्त्री केसर अर्थात मादा जनन अंग है। ठीक है, इस मादा जनन अंग में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे होता है वर्तिका, वर्तिका के नीचे होता है अंडाशय। तो स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग हो गए। इसी तरह से पुंकेसर के भाग को अगर हम देखेंगे तो ये पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। यही परागकण स्त्री केसर पर पहुंचता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। तो यह जो पुंकेसर है ये क्या है? नर जनन अंग है। नर जनन अंग के अंदर जो परागकण है वह कोशिका है, वह नर कोशिका है, नर जनन कोशिका है। ठीक है, और इसके अंदर जो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं, बीजांड के अंदर यह होते हैं स्त्री केसर या अंडाणु भी इसको कह सकते हैं। तो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का निषेचन की क्रिया यही होती है। ठीक है, अभी निषेचन की क्रिया देखने से पहले जो हमने पुष्प की संरचना देखी तो एक टर्म आता है कि यह निषेचन की क्रिया होती कैसे है। तो इसके लिए आता है परागण की क्रिया, जो शुरू में ही दूसरे पॉइंट पर हमने दिखाया था, परागण, स्वपरागण और परपरागण। तो परागण क्या होता है? परागण की क्रिया वो होती है जब एक पुष्प का पुंकेसर या परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। पुष्प का परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। पुष्प के परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। क्लियर है सबको? अब यह जो परागकण जब यहाँ आते हैं तो किस माध्यम से आते हैं? इसमें 2 प्रकार के परागण की क्रिया होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की क्रिया होती है जब एक ही पौधे के उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, या उसी पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंच जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। फिर से सुन लो, एक पुष्प का, सपोज करो यहाँ ये पुष्प है, इस पुष्प का ये परागकण यहाँ से अगर इस स्थान पर आ जाता है, इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ जाता है, तो यह जो क्रिया होगी वह स्वपरागण होगी। यदि इसी पौधे में दूसरा फूल लगा हुआ है, दूसरा फूल अगर यहाँ लगा है, तो इस दूसरे पुष्प के द्वारा इसका जो उसी पौधे का इसका जो जाएगा तो यह भी परपरागण की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, स्वपरागण की क्रिया कहलाएगी। इस स्वपरागण की क्रिया में यहाँ जब ये परागकण पहुँच जाता है तो निषेचन की क्रिया
शुरू होती है। यहीं से अंकुरण होता है, निषेचन की क्रिया अंडाशय में जाकर के होती है। ठीक है, स्वपरागण सबको क्लियर हुआ। एक ही पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंचना या उसी पौधे के एक पुष्प का दूसरे पुष्प के स्त्री केसर तक परागकण का पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, पर परागण क्या होता है? दूसरे पौधे के यानी एक पुष्प के पौधे का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, पर परागण, पर मतलब दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर पर अगर पहुंच जाती है तो उसको कहते हैं पर परागण की क्रिया। एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। स्पष्ट है ये? स्वपरागण और पर परागण में क्या दोनों में डिफरेंस है? स्वपरागण में होता यह है कि स्वपरागण की क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण के पुष्प छोटे होते हैं और कम आकर्षक होते हैं। पर परागण में पुष्प अधिक आकर्षक होते हैं, चटकीले रंग के होते हैं। ठीक है, हानि इसकी होती है कि स्वपरागण से उत्पन्न निषेचन की क्रिया के बाद जो बीज उत्पन्न होते हैं वो कमज़ोर नस्ल के होते हैं और पर परागण से उत्पन्न जो बीज या नस्ल जो मिलते हैं वह स्वस्थ और मजबूत होते हैं। तो इस तरह से पर परागण और स्वपरागण में डिफरेंसेस हैं। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों का रंग चटकीला होता है, ये सबको मालूम है। कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अंडाशय स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से परागण की क्रिया होती है। उसके बाद तीसरा है निषेचन की क्रिया। ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये दोनों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में परागण की क्रिया क्या होती है, पुष्प की संरचना क्या होती है, इसको आप बहुत ध्यान से सुन करके बुक की सहायता से पढ़ जाओगे। ठीक है।